कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई तो इस पर राजनीति का मुंह खुल गया। भेदभाव के आरोप लगे। योगी सरकार के खिलाफ हिंदू तुष्टीकरण जैसे जुमलों की खोज कर ली गई। लेकिन यूपी में कांवड़ियों पर सिर्फ फूल ही नहीं बरस रहे हैं, कुछ खास इलाकों में, कुछ विशेष मोहल्लों में और भी बहुत कुछ बरसाया गया है। यह बात और है कि उसे बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बरेली में कांवड़ियों की धार्मिक यात्रा को अपवित्र करने की साजिश हुई। बाराबंकी में कांवड़ियों का रास्ता रोकने एक पूरी टोली आ गई। सहारनपुर में नफरती पोस्ट डाले गए और संभल में तो ऐसा महापाप हुआ जिसे बताना भी ठीक नहीं लगता है। संभल शफीकुर रहमान बर्क का इलाका है। आप जानते हैं बर्क साहब कौन है, वो कैसी कैसी बातें करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्राओं के खिलाफ मजहबी साजिशों की डिटेल रिपोर्ट। फिर सही और गलत का फैसला आपका होगा। नफरती गैंग ताक में बैठा है, जरा सा चूके नहीं कि ये गैंग अपना काम कर जाएगा। लेकिन ये योगी का यूपी है, जहां जिहादियों, बवालियों, दंगाइयों की जमकर खबर ली जाती है और अच्छे से इलाज किया जाता है। वैसे इन नफरतियों ने सावन के महीने में हिंदू मुसलमान के बीच आग भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस गैंग के गुर्गे लगातार नफरत की चिंगारी को सुलगाने का काम कर रहे हैं। जहर फैलाने का पैटर्न सबका सेम है। बरेली में मुस्लिम मोहल्ले से कांवड़िए निकले तो उन पर गंदा पानी फेंक दिया गया और जमकर गुंडागर्दी की गई और डीजे बंद करा दिया गया। एक कांवड़िए को थप्पड़ मार दिया गया। माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में माहौल जो है वो बिगड़ते बिगड़ते रह गया। दरअसल आरोप ये है कि लखोरा गांव जो कि इधर की तरफ है, लखोरा गांव की तरफ से कांवड़िए कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे और जब वो परगवा गांव में पहुंचे, यहां पर ठीक जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये यहां पर पहुंचे तो आरोप ये है कि उनके डीजे को रुकवाया गया और बंद कराया गया, जिसके बाद जो कांवड़िए थे उनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया और उनके साथ जो है मारपिटाई भी की गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। और ये पूरा आरोप जो है वो परगवा गांव की जो प्रधान है शकीना बानो, उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा प्रशासन हमारे सपोर्ट में था। बाराबंकी में भी नफरत का सेम पैटर्न। जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के रास्ते पर मुस्लिम युवकों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, रास्ता रोक दिया और गाली गलौज की। संभल में भी कांवड़ यात्रा के दौरान गौवंश की हत्या की गई और मांस को इन नफरतियों ने कांवड़ियों के रास्ते के बीच फैला दिया। सहारनपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कांवड़ियों को लेकर विवादित पोस्ट किया गया, पंचायत बैठी और आरोपियों का जूते से इलाज किया गया। ये 4 वो सैंपल हैं जिसको देखिए और समझिए कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और इनकी साजिश कितनी बड़ी है। ये तो कहिए कि योगी राज में प्रायोरिटी पर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस मुस्तैद है, वरना इस बार कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इसीलिए तो योगी पर लोगों का भरोसा है। प्रयागराज से एक तस्वीर आई है, पहले उसको देखिए, फिर इन नफरतियों की प्लानिंग को एक एक करके एक्सपोज करेंगे। ये वो तस्वीर है जिससे बहुत से लोगों को दिक्कत है। प्रयागराज में कांवड़ियों पर योगी का हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा था और नीचे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद हो रहा था। ये लोग योगी की जय जयकार क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है, नफरत फैलाने वालों का ठोस इलाज।
सुनिए। पिछले साल से अधिक इस बार हमारे ऊपर पुष्प की बरसात हुई है और हम इसी तरह खुश रहेंगे और हमारे साथ बुलडोजर बाबा रहेंगे तो हमारा देश और विकास करेगा और हम हमेशा चाहेंगे कि वो 5 वर्ष के बाद फिर आए। बहुत ज्यादा हम लोग खुश हैं कि वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और हम भी इतना उनके बारे में सोचते हैं। आज उनको हम लोगों ने लाया है, आज हमारी एकता की वजह से वो इस देश में आए हैं और हमेशा वो आते रहेंगे। शासन ने बताया कि हम लोगों के ऊपर यहाँ फूलों की वर्षा बुलडोजर बाबा करने वाले, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और एंजॉय करने लगे। छोटे छोटे हमारे बच्चे आए, 3 साल 4 साल सब कावड़िया लेके आए हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि फूलों की वर्षा ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन अवैसी को कावड़ियों पर योगी की पुष्प वर्षा से तो दिक्कत है, लेकिन बरेली में कावड़ियों पर गंदा पानी फेंका जाता है, उनको रोका जाता है, उनको थप्पड़ मारा जाता है, माहौल खराब करने का सारा काम किया जाता है। ये सब उनको नजर नहीं आता। यहाँ बोलने में उनकी जुबान सटक जाती है। सवाल यह है कि बरेली में कैसे योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। उनतीस जुलाई का ये वो एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है जब आरोपियों के इलाके से कांवड़ गुजर रहा था तो नफरतियों ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। दरअसल बरेली के लखौरा गांव की ओर से आ रहा कावड़ियों का एक जत्था जब परगमा गांव से होते हुए आगे की तरफ निकल रहा था तो आरोप है कि उसी दौरान परगमा गांव की प्रधान सकीना बानो के घर के पास पहुंचते ही उनके परिवार के सदस्यों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। कावड़ियों के जत्थे को रोक दिया गया और जत्थे में चल रहे डीजे और जनरेटर को बंद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। परगमा गांव की प्रधान है शकीना बानो, जिनका ये घर है, उनके ऊपर लगा है, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर लगा है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सातों के सातों जो हैं शकीना बानो के परिवार के सदस्य हैं। शकीना बानो को भी जो है बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके अलावा उनके परिवार के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। फिलहाल आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें। इसी तरीके से जत्था निकल रहा था और जब शकीना बानो के घर के बाहर पहुंचा तो उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने डीजे को बंद कराया और जो गंदा पानी है वो कावड़ियों के ऊपर फेंकने का आरोप शकीना बानो और उनके परिवार के सदस्यों पर है। फिलहाल यूपी पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद हिंदू मुसलमान दोनों आमने सामने आ गए। जमकर हंगामा हुआ। योगी का सख्त ऑर्डर है, कांवड़ में डिस्टरबेंस नहीं और नफरतियों को छोड़ना नहीं। योगी की पुलिस बहुत एक्टिव थी, इसलिए मामला दब गया। कांवड़िया इसका विरोध करने लगे तो जब विरोध करने पर उन्होंने हाथापाई भी की। जब हम वहाँ पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, आई पुलिस प्रशासन आई, तब तक जब हम वहाँ से मस्जिद से आगे आए तो ये उनका मकान है जो टैंक रखे हैं 2 सफेद। इस टैंक के ऊपर से लेटरिन का पानी, गंदा पानी कांवड़ियों के ऊपर फेंका गया, अभद्र भाषा की गई, मारपीट करी गई। उसका हमें विरोध है तो प्रशासन ने हमें किसी तरीके से आगे बढ़ा के रोका, यहाँ हमें सुरक्षित निकाला। सर जुबैर बेग ट्राली में चढ़े थे, जनरेटर बंद करने की कोशिश करी थी, उन्होंने बंद भी किया था। उसके बाद उनके पापा जो थे उन्होंने भी कहा था लाठी डंडे लाओ, सारे लोग छतों पे चढ़ गए थे। ठीक है सर, छतों पे चढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, हम लोगों ने 100 नंबर बुलाई, काफी समझौता हुआ, फिर की ठीक है निकालिए। जब प्रधान के घर पे आई ट्राली तो ऊपर से गंदा पानी फेंका गया, हम लोगों के साथ लेडीजों ने गंदा पानी फेंका घर से। माहौल खराब करने के आरोप में परगमा की प्रधान और उनके परिवार के 6 लोगों के अलावा तकरीबन 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और सकीना बानो और उनके परिवार के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या हुआ था शुक्रवार? ये शुक्रवार को उधर मस्जिद के पास में जो लोग डीजे बजा रहे थे कांवड़िए लोग, तो हमारा भाई आया, उसने कहा अभी अजान हो रही है यहाँ पर, आप अजान हो रही है तो ऐसे ही ले जाइए आप बिना बजाए, डीजे मत बजाइए। तो लखौरा वाले तो शांत हो गए, उन्होंने नहीं बजाया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हमारे गांव के जो लोग थे वो नहीं माने और जिद करने लगे। तो हमारे भाई ने पुलिस बुला ली, फोर्स बुलाई, तो उसके बाद में इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा बजाओ बजाओ, और वो भी साथ में डांस करने लगे, उनके नाचने लगे और उन्होंने भी विवाद बहुत बढ़ा दिया इंस्पेक्टर साहब ने। यहाँ से
बजाते हुए निकल गए। जब हमारे दरवाजे पर आए तो हमारी बहन खड़ी थी, तो उनको बहुत ही धमकी दी, कहा तुम प्रधान हो, प्रधान मन के रहो, उल्टा सीधा बहुत ही ज्यादा गाली फपड़ी बहुत दे रहे थे। और छत पे इन्होंने आरोप लगाया है कि छत पे शौच का पानी फेंका, लेकिन वो शौच का पानी नहीं था, बल्कि ये देखिए टैंक का पानी इधर से गिर रहा था, टैंक का पानी ऊपर से गिर रहा। अच्छा, टैंकी भर गई थी? जी हाँ, टैंक भर गया था, उसके बाद में पानी गिर रहा था। उन्होंने आरोप इसलिए लगाया, पानी गिरा नहीं था वो उसका। और ये भी आरोप लगाया कि आधे और इतने लोग तो क्या नाम है वीडियो बना रहे थे, तो आधे कहीं तो दिखते हैं आपको। बरेली में वो सब कुछ किया गया जिसकी चिंगारी कम्युनल आग को भड़का सकती थी। उस दिन हुआ क्या था, कुछ शिकायत करने वाले राजेंद्र के घर वालों ने बताया। बरेली के परगावा गांव में जो कुछ हुआ कांवड़ियों के साथ, उस पूरे मामले पर पुलिस ने जो शिकायत दर्ज की है, वो राजेंद्र की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ राजेंद्र की मां और उनके पिता हैं। राजेंद्र की मां कमलेश, जो कि लखोरा गांव की प्रधान भी हैं। कमलेश जी, बताइए क्या हुआ पूरा मामला? वो ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं, कह रहे डीजे मत बजाओ। तो डीजे का जब वो परगमा के प्रधान, हाँ, वो कह रहे डीजे मत बजाओ। हाँ, और जब जो राजेंद्र है, सब लोग है, वे कह रहे डीजे हम बजा के ले जाएंगे। हाँ। और कोई गलत गाना होता तो सही था रोकना, या गलत गाना कह रहे हैं। हाँ, मगर गाना भी कुछ नहीं था, जयकारे बोल रहे खाली। हाँ, जयकारे बोल रहे अपने जय शंकर भगवान के, और जा रहे आराम से। फिर जे लोगों ने बहुत ज्यादा अपने परेशान कर उनके लिए, मगर ट्रैक्टर बढ़न ना दे रहे हैं। फिर उनने पुलिस वाले ने लिकार दे, धीरे धीरे हल्के बुलवा के लिकार दे। फिर आगे जाके उनने छत पे से पानी फेंको। किसके ऊपर? पुलिस वाहन के ऊपर फेंको, कावड़ियन के ऊपर फेंको। ऊपर छत पे वो प्रधानी थी ना, उनने फेंका। अच्छा, जो सकीना बानो? हाँ हाँ, सकीना, उनने फेंका छत पे से पानी। फिर देखो कि फिर तो उन पर सभी लोग तैयार हो गए। उनने फिर मानी ना, उनकी बताओ जी गंदू पानी हम का करने जा रहे हैं, और कहा जी गंदू पानी लैटरीन को पानी। आरोप बहुत गंभीर हैं और जो वीडियो उस घटना का मिला है, उसमें तो एक शख्स थप्पड़ चलाते हुए भी दिख रहा है। ये आरोपी प्रधान का देवर है। हमने उससे भी बात की तो उसने एक नई कहानी बताई। सकीना के परिवार से हैं, और इसके बाद ये हरी शर्ट में एक शख्स आ रहा है जो कि कावड़ियों को थप्पड़ मार रहा है। दरअसल ये शख्स भी जो है हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुस्कान अली। मुस्कान, क्या लगते हैं आप सकीना? देवर। कावड़ियों के साथ उस दिन क्या हुआ था पूरा? मैं नहीं था, मैं आया था बाद में। हाँ। जब हो रही थी, मैं जब वीडियो आई ये देख रहा था, दिखा रहे हो, तब मैं जब भैया के ऊपर लिपटे हुए थे सारे लोग ये, तब मैंने उनको जो हटाया था सब। कि और अपने भाई को भी समझाया था, अलग हट लेके आया बाद में। लेकिन वीडियो में तो आप कावड़ियों को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। दिखाओ एक मिनट। ले लीजिए, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये वीडियो उसी दिन का है। ये आप जुबैश अली हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आप देखिएगा, ये पीछे से आप आए और धक्का दिया। हाँ, थप्पड़ नहीं मारा, धक्का दिया है। धक्का दिया है। हाँ, जब वो चढ़े जा रहे थे। हाँ, मैं हूँ। तो हुआ क्या था पूरा मामला उस दिन? घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि मस्जिद के पास में नमाज हो रही थी मस्जिद में। ये मस्जिद के पास रुक के जोर जोर से मतलब उधम से मचा रहे थे। तो मेरे भाई ने कहा कि मतलब आवाज हल्की करके तो निकाल लो। तो ये बोले नहीं, हम तो यहीं बजाएंगे और तुम्हें जो करना है कर लो। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन सच तो ये है कि माहौल खराब करने की कोशिश हुई। पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि जब सब सही था तो कानून हाथ में लेने की कोशिश क्यों की गई? जब चारों तरफ एक जैसा पैटर्न दिखाई देने लगता है, तब मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर यहाँ भी वही हुआ, वैसी ही वारदात, वैसा ही पैटर्न। सुलेमानपुर गांव में जब कावड़िए गंगा जल लेकर पहुंचे और जब मुस्लिम मोहल्ले से गुजरे तो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर इनका रास्ता रोक दिया गया, और जब हटाने को कहा गया तो गाली गलौज पर उतर आए। जयकारा अपना बोलते हुए अपने गांव आ रहे थे, तो अब कस्बा से थोड़ा सा निकलने के बाद में इन लोगों ने हम लोगों की गाड़ियों को ओवरटेक किया गया। किसने रोका? ये सरवर और 57 लोगों ने।
उसके बाद हम लोगों ने सोचा गांव के लड़के कोई बात नहीं, मान लो अपना ओवरटेक कर हम लोग किसी तरह निकल आए। उसके बावजूद हम लोग अपने गांव में आने के बाद सोचा गया कि बीच गांव से निकल जाएं। उसके बाद हम घर वालों को, गांव वालों को पता चलेगा कि हम लोग वापस आ चुके हैं जल भर कर। हाँ। तो इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे के सामने गाड़ी को तिरछा लगा के पूरी गली रोक लिया गया। उसके बाद हम लोगों से गाड़ी गिरफ्तारी किया गया कि यहाँ पे अगर शोर शराबा करो तो अभी तुमको मारेंगे, गरियाएंगे और मार के फेंक दिया जाएगा तुम लोगों को। मतलब माहौल खराब करने की पूरी साजिश की गई, लेकिन योगी की पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। आरोपी सरवर और सपने को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। नफरतियों का ऐसा ही सैंपल संभल और सहारनपुर से मिला। संभल में प्रतिबंधित मांस को फेंककर नफरत फैलाने की साजिश रची गई, जिसके बाद 4 आरोपियों भूरा, मोहम्मद नबी, तौफीक और राम गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के जो वर्तमान प्रधान का पिता है, इसका नाम भूरा है, पुत्र छिदन, ये इसके द्वारा पूरा एक प्लान बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद नबी और तौफीक, इन दोनों के द्वारा ये गौवध किया गया। इसमें जो बैल था वो राम गोपाल, जो ग्राम सद्दू सराय, थाना नखासा का रहने वाला है, इसके द्वारा इनको बैल उपलब्ध कराया गया और इन दोनों कसाईयों के द्वारा उसको काटा गया। इसका पूरा प्लान भूरा पुत्र छिदन निवासी ग्राम पीपली रहमापुर इनके द्वारा बनाया गया था। इनका पूरा पर्पज इस तरह से समझ में आया कि मौके पर शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कांवड़ और मुहर्रम का समय चल रहा है, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इन लोगों के द्वारा जानबूझकर योजना बनाकर इस तरह की कार्रवाई की गई। वह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले विवादित पोस्ट किए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहबेज और साबिर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, लोगों को समझना चाहिए और विवादित पोस्ट से बचना चाहिए। इसीलिए जब ये बात सामने आई तो गांव में एक पंचायत हुई और पंचायत में ही घर वालों ने साबिर की जूते से पिटाई कर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कुछ दिनों पहले एक हमारे पास शिकायत आई थी जिसमें एक सोशल मीडिया पे एक आपत्तिजनक पोस्ट की बात कही गई थी। उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना बेहट पुलिस ने संबंधित धाराओं में, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था और उसी अभियोग की विवेचना के क्रम में जो 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, उन दोनों को थाना बेहट द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। कोशिश तो खूब हुई, लेकिन योगी की बात पुलिस के दिमाग में अच्छे से इंजेक्ट है। देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। कावड़ यात्रा के बारे में और अन्य जो पर्व होने, अयोध्या का सावन मेला है, अन्य कार्यक्रमों की तैयारी हमारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। ये हम लोग अभी से देख लें, कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी न दें। और इसीलिए नफरती गैंग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। पश्चिम बंगाल से आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। कांग्रेस के 3 विधायक नोटों के जकीरों के साथ हावड़ा से गिरफ्तार हुए। उसके बाद ऑपरेशन लोटस की चर्चा हुई, सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप लगने लगे और बात असम की राजधानी गुवाहाटी तक भी पहुंच गई। बंगाल में नोटों की बरामदगी के इस लेटेस्ट केस में ममता बनर्जी की पुलिस तो इन्वॉल्व है ही, झारखंड पुलिस भी एक्टिव हो गई है। यह पूरा केस क्या है और नोटों के मिलने पर हो रही सियासत के पीछे की कहानी क्या है? पार्थ चैटर्जी के बैंक्वेट हॉल में आज कौन सा सेलिब्रेशन हुआ? पूरी खबर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बंगाल कैश भंडार में। बंगाल, झारखंड, मंत्री, विधायक, टीएमसी, कांग्रेस, कैश, ईडी, पुलिस, शब्दों का, नोटों का, जांच एजेंसियों का और सियासत का ये एक ऐसा मकड़जाल है, ये एक ऐसी पहेली है जो हर गुजरते दिन के साथ सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। वेस्ट बंगाल में पिछले 10 दिनों से ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर करोड़ों के कैश, फॉरेन करेंसी, ज्वेलरी, महंगी गाड़ियों, दर्जनों संपत्तियों, शेल कंपनियों, हाइब्रिड के कुत्तों
और उनके लिए टोनी यानी अमीरों वाले इलाकों में फ्लैट की खबरें हेडलाइन में चल ही रही थी कि बंगाल में कैश मिलने की एक और ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने सियासत गरमा दी है। बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक 49 लाख कैश के साथ पकड़े गए। ये तीनों विधायक बंगाल नहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के हैं। जामताड़ा के एमएलए इरफान अंसारी, रांची के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप और सिमडेगा जिले के कोलेबिरा सीट से एमएलए नमन विक्सल कोंगाड़ी। तीनों विधायक एक ही गाड़ी में 2 और लोगों को बिठाकर झारखंड से वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर जिले जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। विधायकों की गाड़ी में भर भर के नोट, रात में मूवमेंट, सब कुछ बेहद संदिग्ध था। गाड़ी में इतना कैश था कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ गई। आगे থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি। झारखंड के विधायकों का बंगाल में पकड़ा जाना, 49 लाख कैश बरामद होना, जाहिर है ये पूरा किस्सा अंग्रेजी के उस जुमले की मिसाल है जिसे कहते हैं मोर देन मीट्स द आई, यानी ब्रेकिंग न्यूज के पीछे की खबर। हेडलाइन के पीछे छुपी हकीकत कुछ और है। सवाल ये कि कांग्रेस के विधायकों के पास इतना कैश कहां से आया? कांग्रेस के एमएलए इतनी रकम लेकर बंगाल क्यों जा रहे थे? ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लाया गया था या कोई और मकसद था? ममता बनर्जी की पुलिस ने तीनों विधायकों और उनके साथ पकड़े गए 2 और लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है। अब इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच का जिम्मा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। 5 गिरफ्तारियां कुल हावड़ा पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की थी। 3 झारखंड से एमएलए हैं जबकि एक उनका ड्राइवर और एक उनके साथ जो शख्स गाड़ी के अंदर मौजूद था उसको भी हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले उनका मेडिकल करा गया 5 का और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जो हावड़ा पुलिस है उसका कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके बाद ये 5 गिरफ्तारियां की गई है। 49 लाख रुपया हावड़ा पुलिस ने जो है वो रिकवर किया था एक गाड़ी से जिसके अंदर 3 एमएलए, उनका ड्राइवर और उसके अलावा एक और शख्स गाड़ी के अंदर मौजूद था। जिस तरीके से झारखंड के एक एमएलए ने आरोप लगाया है कि उसको खरीदने के लिए जो है वो बड़ी रकम दी जानी थी और उसकी शिकायत उसने लोकल पुलिस को की और उसके बाद जब ये लोग कोलकाता में उनसे मिलना था लेकिन वो पहले ही एमएलए जो है वो शिकायत कर चुका था लेकिन वो कोलकाता नहीं पहुंचता है और जब ये लोग हावड़ा के पास पहुंचते हैं तो वहां पर इंटेलिजेंस के बाद इन जो 3 एमएलए समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस के 3 विधायकों का नोटों की गड्डियों के साथ बंगाल में पकड़े जाने से रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। आमतौर पर फैसले लेने में लंबा वक्त लेने वाली कांग्रेस ने कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और कांग्रेस दिल्ली से लेकर झारखंड तक इस नकदी कांड के पीछे बीजेपी का हाथ बताने लगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र की जोड़ी से करवाया। जयराम रमेश ने ट्वीट से काम चलाया तो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के दूसरे नेता ज्यादा मुखर हो गए। सीधे सीधे कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराकर बीजेपी सरकार बना सके। कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाने में भी संकोच नहीं किया कि असल में ये रकम बीजेपी के खजाने से निकली है। जिस तरह की घटना सामने आई है उससे ये प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि पूरे देश में जो एक अभियान चल रही है गैर भाजपा शासित सरकारों को गिराने का, अस्थिर करने का, उसको यहाँ भी अंजाम देने की एक कोशिश दिखाई पड़ती है। अब ये तो बेहतर विधायक ही बता पाएंगे कि वो कल कोलकाता में क्यों गए थे, उनके पास इतनी रकम जो पकड़ी गई है वो कहाँ से आई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है और अब चुप बैठना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जिस तरह से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर हम सभी को सड़क पर भी आना पड़ेगा और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह के कुत्सित प्रयास करते हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए।
कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी तो तब से ही हेमंत सोरेन सरकार के पीछे पड़ी है जब से वो सत्ता में आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कि जहां कहीं भी आपका गैर भाजपाई सरकार है और हेमंत सोरेन के सरकार को जब से सरकार बनी तब से अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आज तो जाहिर हो गया पूरा, भारतीय जनता पार्टी आखिर ये बात पता चलेगा कि भाई ये पैसा किसने दिया, कहाँ किसके द्वारा दिया गया, ये पूरी चीजें जानकारी एक दो दिनों पता चल जाएगा। सोचने वाली बात है कि झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायक एक ही गाड़ी में नोटों की गड्डियां लेकर सवार होते हैं। वो बॉर्डर पार करके पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल के मिदनापुर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में इतनी भरी तादाद में कैश के साथ पकड़े जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लीडर अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अपने विधायकों के पास इतना कैश मिलने पर सफाई देने के बजाय ठीक रात दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। सवाल तो ये भी बनता है कि क्या कांग्रेस से अपना कुनबा संभल नहीं रहा। आप लोग कह रहे हैं ऑपरेशन कीचड़ था, ये ऑपरेशन कमल नहीं था जिसको आप लोगों ने एक तरीके से रोक दिया, इनकी गिरफ्तारी वहां पर हो गई। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस अपना जो घर है उसको ऑर्डर में नहीं रख पाती है और आरोप हमेशा अपने विरोधियों पर लगाने लगती है। देखिए, जब एक सबसे पहली बात तो मैं बतलाऊं कि ना ही ये ऑपरेशन अभी रुका है ये या ख़त्म हुआ है, ये आगे भी हम पूर्ण रूप से इस गलतफहमी में नहीं है कि ऑपरेशन यहाँ रुक गया। ये गतिविधियां आगे भी चलेंगी, उसके लिए हमको सतर्क रहना होगा। दूसरी बात आपने कही कि अपने फौज को, अपने घर को हम सुरक्षित नहीं रह पाते। घर में चोरी करके चोर आके जा रहा है, ताला तोड़ के खुले उसे लोगों के सामने तोड़ कर जा रहा है और फिर हम बोलें और घर मालिक के ऊपर में और वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं उन पर बंदूक लगा दे और उसके बाद में हम बोलें कि भाई आप जिम्मेदार हैं, तो ये प्रश्न उचित नहीं। देखिए, जब सामने सभी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हो तो उसमें आंख बंद करना स्वाभाविक है कि उचित नहीं होगा। जो विश्वास मुझे मेरे विधायक दल के अन्य सदस्यों पर है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो अन्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। अपने ऊपर उंगली उठती देख बीजेपी के लीडर सामने आए, कहा कि विधायकों के पास इतना कैश कहां से आया, ये एक्सप्लेनेशन तो कांग्रेस को देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है और इसी नीति के तहत हमने कभी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी जो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है 3 कांग्रेस विधायकों के पास पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्रीय कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस को, कि आखिर ये 3 विधायक किसका पैसा लेकर जा रहे थे, या कहीं ये निवेश करने जा रहे थे, या कांग्रेस के किसी नेता का पैसा था, या इन नेताओं का पैसा था। ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हाल में आप देखें तो ईडी ने किसी अफसर के यहां से करोड़ों की रिकवरी की है, तो किसी बड़े नेता के, विधायक प्रतिनिधि के सहयोगियों के यहां से भी करोड़ों की रिकवरी हुई। और पश्चिम बंगाल तो कैश रिकवरी का एक सेंटर रहा है हाल के दिनों में। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसका पैसा है, किस तरह का है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के कई विधायकों ने शिकायत की कि बंगाल में पकड़े गए उन्हीं की पार्टी के एमएलए उन्हें 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे थे, सरकार गिराने को कह रहे थे, गुवाहाटी चलने के लिए कोलकाता बुला रहे थे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपनी पार्टी के एक विधायक कुमार जयमंगल की ऐसी ही शिकायत ट्विटर पर शेयर की। वहीं कांग्रेस के एक और विधायक अनूप सिंह ने ऐसे ही ऑफर को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर में शिकायत की गई कि हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। सभी विधायकों को पहले कोलकाता और फिर गुवाहाटी चलने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि एफआईआर कराने वाले विधायक ये भी कह रहे हैं कि 48 से 50 लाख कोई रकम नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है झारखंड में, हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए ये एफआईआर किया गया है। बात बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, प्रभारी जी के नॉलेज में है। और जो पैसा पकड़ाया 48 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 48 लाख रुपया 3 विधायक अपना, हो सकता है क्षेत्र का सामान खरीदने जा रहे हो, 3 विधायक हो सकता है कि कुछ अपनी निजी कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, तो 48 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम बोल दें कि ये। लेकिन हाँ, उसके तहत जो चीजें चल रही थी उसको एफआईआर में दर्शाया। ऑपरेशन लोटस के आरोप गंभीर हुए तो बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। कहा कि झारखंड के सीएम खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं।
करोड़ों की रकम अधिकारी से लेकर विधायक प्रतिनिधि तक के यहाँ बरामद हो रही है। पहले कांग्रेस उनका तो जवाब दे। कलकत्ते में पैसे की बरसात हो रही है, टीएमसी के मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, उनके बिचौलियों से पैसे निकल रहे हैं टीएमसी के यहाँ से। उसी प्रकार से बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं। इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना। और जयराम रमेश केवल बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सच बात उनके दिल में है, वो सच बात को बयां करें। हालांकि खुद बंगाल में करोड़ों के कैश भंडार की जांच में नित नई बातें सामने आ रही हैं। बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश तो मिल ही चुका है। जांच में अब तक पार्थ और अर्पिता की 30 से ज्यादा संपत्तियों, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, फ्लैट और महंगी कारों का पता चल चुका है। ईडी को जांच में अर्पिता मुखर्जी की कई शैल यानी फर्जी कंपनियों की जानकारी मिली है। इनमें से एक कंपनी का डायरेक्टर तो प्राइवेट कंपनी में चपरासी बताया गया है। अर्पिता और पार्थ ने मिलकर ऐसी 3 कंपनियां खोल रखी थी जिनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। दोनों के कोलकाता में कई फ्लैट हैं। बंगाल में कई जिलों में घर, फार्म हाउस और जमीनें भी हैं। इन सब की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। पार्थ और अर्पिता की ऐसी ही ज्वाइंट कंपनी इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर अर्पिता शूटिंग किया करती थी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर अर्पिता की इस प्रॉपर्टी तक पहुंचे, जिसके नाम पर जमा 8 करोड़ रुपए ईडी जब्त कर चुकी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही है। आज उनका दोबारा से 48 घंटे बाद मेडिकल कराया गया और अब दोनों को आमने सामने बैठाकर मनी लॉन्ड्रिंग और जो करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, साथ ही ज्वेलरी मिली है, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अर्पिता मुखर्जी ये कह रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है और जो कैश है ये उसका नहीं है, बल्कि वो सिर्फ रख रखाव करती है। हाँ, अर्पिता ने यह जरूर माना कि वो ज्वेलरी जरूर कभी कभार पहना करती थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्पिता द्वारा संचालित की जाने वाली कंपनी इच्छे एंटरटेनमेंट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये जो इनकी कंपनी है 95 राजेंद्र मेन रोड, कस्बा, कोलकाता में कंपनी है इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें मैं आपको बताऊं कि 3 कंपनियों के बारे में, अर्पिता के बारे में जो पता चला है कि वो 3 कंपनियां संचालित करती थी, जिसमें ये जो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है यहां पर शूटिंग हुआ करती थी। और इन तीनों ही कंपनियों के बैंक अकाउंट को जब ईडी ने खंगाला तो उसमें 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। इन 8 करोड़ रुपए को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ये जानना चाहती है कि किस तरीके से इन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग इनका किया जाता था, कैसे ये तीनों कंपनियां संचालित की जा रही थी, इस बारे में ईडी लगातार जानकारी हासिल करना चाहती है। और जिस दिन ईडी के अधिकारी करीब 2 से 3 दिन पहले यहां पर तमाम कागजात खंगालने के लिए पहुंचे, उसके बाद से यहां पर जो शूटिंग हुआ करती थी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की, उस शूटिंग को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम कागजातों को और साथ ही जो बैंक अकाउंट है उन्हें सीज कर दिया गया है। ईडी के सोर्सेस का यह कहना है कि इन तीनों कंपनियों के जरिए जो है वो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। पड़ोसियों को मालूम है कि ये पार्थ चटर्जी की प्रॉपर्टी है और यहाँ अर्पिता भी शूटिंग के लिए आया करती थी। ये कंपनी किसकी है, कौन चलाता है? वो ये जो प्रेमिका है ना, उसका तो है मकान। क्या होता है यहाँ पर, किस तरह की कंपनी है? शूटिंग होता है यहाँ, 1 तला 2 तला 3 तला में शूटिंग होता है। बहुत शूटिंग किया हमने। अच्छा, शूटिंग होता है। हाँ। अब कब से बंद है यहाँ पर, कब से काम बंद है? कल से इसका लकअप पैक, कल से कोई नहीं काम हो, कल से ही हो जाता। लेकिन इसका जो जन्म लड़का लड़की का जो जन्मदिन है ना लड़का का, इसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो पूरा बंद हो जाता है। पार्थ और अर्पिता इच्छे एंटरटेनमेंट के नाम से ही बैंक्वेट हॉल भी चलाते थे, जिसमें आज तक की बुकिंग थी। हालांकि ईडी की जांच के बाद ये बैंक्वेट हॉल भी अब बंद हो जाएगा। जो हम लोग को मालूमात है तो अर्पिता जी का ही है और पार्थ चटर्जी का ही है। तो हम लोग का जो ये पर हम लोग गेस्ट के हिसाब से है, मेरे भाई का बेटी का वो अन्नप्राशन है, तो उसकी सिलसिले में हम लोग आए यहाँ पर। और ये प्रोग्राम शायद लास्ट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बोले थे, तो बोले ठीक है आप लोग का ये लास्ट प्रोग्राम, इसके बाद और नहीं होगा, ऐसा शायद हम लोग सुना। बस ऐसा ही कुछ है। ईडी जो पूछताछ कर रही है अर्पिता मुखर्जी की, इनके कई प्रॉपर्टीज से करोड़ों रुपए मिले हैं, जो काला धन मिला है या जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि जो ये यहाँ पर शूटिंग कंपनी है या इनके जरिए वो लोग कुछ करते थे, ऐसी कोई जानकारी? आई एम फ्रॉम बेलघोड़िया। जो रौतला में जो 20 करोड़ जो मिले थे वो वेरी नियर डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। तो उसके हिसाब से हम लोग सुना और देखा, टीवी पे भी देखा।
तो बहुत शौक लगा कि ऐसा हो सकता है। बैंकेट हॉल और एक कंपनी चलाते दोनों, अर्पिता और पार्थ? हाँ, दोनों ही चलाते थे, बस ऐसे ही मालूम है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के नाम से जितनी संपत्तियां, जितनी कंपनियों का पता चला है, उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल का टीचर भर्ती और ट्रांसफर घोटाला करीब 5,000 करोड़ का हो सकता है। हालांकि जांच की परतें खुलने के साथ ही अर्पिता और पार्थ चटर्जी इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने ईडी से कहा है कि वो करोड़ों रुपए पार्टी के कहने पर उगाही कर रहे थे। पैसा पार्टी के पास ही जाता था, वो तो महज जरिया थे। आज जब पार्थ और अर्पिता को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो पार्थ चटर्जी ने इशारों में यही बात दोहराई। वहीं अर्पिता मुखर्जी पहले ही खुद को अपने फ्लैट में मिली 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और दूसरी चीजों की केयर टेकर बता रही थी। अर्पिता ने ये जरूर माना कि जो ज्वेलरी उनके फ्लैट में मिली उसका वो कभी कभार इस्तेमाल करती थी, लेकिन पैसों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 48 घंटे बाद मेडिकल के लिए जो यहाँ का कलकत्ता का ईएसआई अस्पताल है वहां पर लेकर आया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पार्थ चटर्जी जो है वो इस वक्त व्हील चेयर पर मौजूद है और 48 घंटे बाद मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया है। हम आपको बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर ये बात निकलकर सामने आई कि जो कंपनियां हैं, अर्पिता की जो कुछ कंपनियां हैं उनमें से कुछ कॉमन कंपनियां हैं और कंपनियों का जो बैंक अकाउंट है उन बैंक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए मिले हैं। ये 8 करोड़ रुपए किसके हैं, कैसे ये पैसे निकलकर सामने आए, और इसके साथ ही इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें तो एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ईडी की कस्टडी में जब पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो अर्पिता ने यह कहा कि ये पैसा और साथ ही जो ज्वेलरी है उससे उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी का और पैसे का रख रखाव करती थी। लेकिन एक बड़ी बात जो है इसके अंदर जब अर्पिता ने यह कही कि वो कभी कभार उस ज्वेलरी का इस्तेमाल करती थी, ज्वेलरी पहनती थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में पार्थ और अर्पिता के कई राज फाश हो रहे हैं। उनकी बेहिसाब संपत्तियों का हिसाब अब हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बता रहे हैं। ऐसे में हमने जब इंडिया टीवी मैटराइज के सर्वे में ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी से सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको जान लेना चाहिए। जब सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि वो ईडी की रेड से कितने सहमत हैं, तो 42% ने कहा कि वो इन छापों का पूरा समर्थन करते हैं। 38% ने कहा कि वो रेड से कुछ हद तक सहमत है। वहीं केवल 16% ने ईडी की रेड्स का कड़ा विरोध किया। 4% लोग ऐसे थे जिनकी इस मुद्दे पर कोई राय नहीं थी। जब हमने उन लोगों से पूछा कि आखिर वो ईडी की रेड का समर्थन क्यों करते हैं, तो उनके जवाब हैरान करने वाले थे। 44% ने कहा कि इससे काले धन पर चोट पड़ती है। 34% ने कहा कि इन छापेमारियों से घोटालों की पोल खुल गई और 22% ने कहा कि इससे ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रहता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो गया कि आखिर जो 16% लोग ईडी के छापों के खिलाफ हैं, उसका विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं। तो 52% ने कहा कि छापेमारी आखिर विपक्षी दलों के नेताओं पर ही क्यों होती है, उनका विरोध इसलिए है। वहीं 34% ने कहा कि सरकार ईडी के छापों को विपक्षी एकता में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। 14% ये मानते हैं कि ये छापे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सर्वे में नतीजों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी हों या फिर अवैध कमाई के दूसरे आरोपी, जनता की सहानुभूति, उनकी हमदर्दी घोटालेबाजों के साथ बिल्कुल नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई ईडी ऑफिस में संजय राउत से पूछताछ चल रही है। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया है। आज सुबह ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। घर पर करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद शाम करीब 5 बजे संजय राउत को ईडी टीम अपने ऑफिस लेकर आई। 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी संजय राउत से ईडी की पूछताछ जारी है। संजय राउत के घर से करीब 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कुछ पेपर भी ईडी ने अपने कब्जे में लिया। हालांकि राउत के वकील ने दावा किया है कि पात्रा चौल घोटाले को लेकर कोई भी दस्तावेज ईडी को नहीं मिले।
लेकिन कहा जा रहा है कि संजय राउत घर पर सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी को संजय राउत को लेकर ईडी ऑफिस आना पड़ा और ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है लगातार संजय राउत से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।